नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि आप लोग क्या बोलेंगे। ये घटना आज से लगभग 22 साल पहले एक परिवार के साथ घटी थी, लेकिन आज भी इतनी ताज़ा है ना कि आज भी आप सुनेंगे तो आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। तो बिना देरी किए आइए जिया की ज़ुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को पूरी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना 2002 में घटी थी। 2002 से पहले एक फैमिली थी जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन था, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिता रही थी। ये जो फैमिली थी ये बहुत बड़ी फैमिली थी। ये लोग एक ज़मींदार घर से थे। इनका घर भी 1 एकड़ में फैला हुआ था, बहुत ही बड़ा घर था और उस घर में बहुत ही बड़ी फैमिली रहा करती थी। 4 सगे भाई थे और एक कज़न ब्रदर। उनकी पूरी फैमिली, माँ बाप सब लोग उतने बड़े घर में रहा करते थे। पूरी फैमिली के साथ एक ज्वाइंट फैमिली थी। इस फैमिली में सबसे बड़े जो थे उनका नाम लखन था और जो सबसे छोटे थे उनका नाम संदीप था। बाकी लोगों का नाम इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो लोग स्टोरी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। ये दोनों मेन है स्टोरी में। तो जो लखन जी थे वो सबसे बड़े थे, तो पूरा जो भी कारभार था, जो भी प्रॉब्लम होती थी या जो भी काम करवाना है करना है, सब कुछ वही किया करते थे। लखन जी के भाई जो संदीप जी थे पूजा पाठ में इतने ज़्यादा भक्ति भाव में रहते थे कि पूरे टाइम, लगभग हर टाइम उनके ज़ुबान पे यही महादेव का नाम रहता था। हर टाइम ओम नमः शिवाय करते रहते थे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। जब भी सावन का टाइम आता था वो रोज़ जलाभिषेक करने के लिए मंदिर जाया करते थे। उनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी चल रही थी क्योंकि वो भक्त किस्म के आदमी थे। और जो लखन जी थे उनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी थी, तो वो अपनी पूरी फैमिली संभाल रहे थे। और जो कज़न ब्रदर थे इनके एक, वो लखन जी से थोड़े छोटे थे, 2nd नंबर पे थे, लेकिन वो कज़न थे, अपने सगे नहीं थे वो। तो क्या था ना, जो उनका घर वाला हिस्सा था ना, उसमें से उन्होंने जो 2 कमरे थे, मान लो 1 BHK का, वो उन्होंने रेंट पे दे के रखा था। अपने हिस्से का वो रेंट पे दे के रखे थे और वो यहाँ पर टाउन में नहीं रहा करते थे, वो कहीं और रहा करते थे। तो जो ये लोग थे, ये लोग भी आराम से ही रहते थे। उसका घर है, उसको रेंट पे देना है, जो भी करना है करे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रही थी। जो रेंट वाले लोग थे उसमें से एक जो रेंटर थे ना, उसमें से वो बहुत ही अच्छी पोस्ट में थे गवर्नमेंट में, उनकी पत्नी और वो रहते थे। और एक जो कमरा दिया था वो कज़न ब्रदर ने, वो कमरे में एक रेखा नाम की लड़की रहती थी जो कि कोई छोटे से गांव से थी, यहाँ पर इस टाउन में रह रही थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। यहाँ पर रेंट पे रह रही थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बाकी वो किसी छोटे से गाँव से हो गई, उनको पता नहीं था इतना। तो ये लोग भी उनको छोड़ दिए थे, उनको जैसे रहना वैसे रहे, हमको जैसे रहना वैसे रहे। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मस्त थे। जो गवर्नमेंट जॉब वाले रेंटर थे ना, उनकी जो पत्नी थी ना, उनकी वो जो रेखा नाम की लड़की थी उनसे बहुत ज़्यादा बनती थी। वो बहुत ज़्यादा साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। वो लोग हमेशा साथ में बैठते थे, उठते थे, बहुत अच्छे टाइम बिताते थे। जब भी पढ़ाई लिखाई से रेखा फ्री होती थी उस औरत के साथ बैठा करती थी। लेकिन एक टाइम की बात है, 2002 की ही बात है ये, गर्मियों का टाइम चल रहा था। 1 हफ्ते लगभग हो गए थे, जो रेखा नाम की लड़की थी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बाकी लोगों को भी, लखन जी को, संदीप जी को, बाकी लोगों को भी थोड़ा शॉक्ड हो रहे थे कि वो अपने घर से, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही है। लेकिन इनको क्या करने का, वो लड़की है, उसको जैसे रहना वैसे रहे, हम क्या करें। लेकिन जो रेंटर जो औरत थी जो बात करती थी रेखा से, वो टेंशन में आ गई कि 1 हफ्ते से रेखा ने मुझसे बात नहीं करी है और 1 हफ्ते पूरे हो गए वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। कोई दिक्कत है क्या, मुझे जाके देखना चाहिए। तो वो जो औरत थी वो रेखा के कमरे में जाने के लिए पहुंच जाती है। उसका दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन रेखा दरवाज़ा नहीं खोलती है। वापस से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन रेखा दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो थोड़ा सा धक्का मारती है। धक्का मारती तो क्या पाती है, दरवाज़ा खुला ही है। और जब घर के अंदर जाती है, क्या पाती है, रेखा एक जगह ऐसे बिस्तर में बैठी हुई है और दीवार की तरफ मुंह करके पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है। ये औरत बोलती है, रेखा क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो। रेखा, तुमने 1 हफ्ते से बात नहीं की किसी से, बाहर नहीं निकली कमरे से, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, मुझे बताओ। लेकिन रेखा अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठ के किसी से बड़बड़ाते हुए बात कर रही है। पता नहीं कौन सी लगे क्या बात कर रही है, वो औरत को समझ में नहीं आता है। वो औरत बोलती है, रेखा बताओ ना क्या दिक्कत है।
वो ना ऐसे जो चादर जो बेड पे बैठी थी ना, चादर कैसे हिलाती है वो औरत, रेखा बेड पे बैठी थी वो बेड का चादर को, और जो रेखा उधर मुंह करके अभी बैठी हुई थी ना, उसका मुंह, उसकी पूरी मुंडी ऐसे पीछे मुड़ जाती है, उसकी पूरी मुंडी पीछे मुड़ जाती है और ज़ोर से रेखा इस औरत को देख के चिल्लाती है, बहुत ही क्रीपी आवाज़ में। और इस वक्त उसकी गर्दन मुड़ने की वजह से उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी कि औरत वो थर थर काँपने लग जाती है कि ये क्या था। किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं उसकी गर्दन पूरी ऐसे मुड़ जाए। वो औरत बहुत घबराती है, वो बोलती है, रेखा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो, क्या हो गया। रेखा बोलती है, चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, एकदम भारी आवाज़ में बोलती है। तो वो औरत जो थी इतनी घबरा जाती है कि वो भागते भागते अपने कमरे में जाती है, अपने पति को बताती है, और उसके चिल्लाने की वजह से बाकी लोग भी एक्टिव हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है औरत। अपने पति को बुलाती है, बोलती है चलो देखो रेखा क्या कर रही है, और उसकी मुंडी अजीब सी मुड़ गई है और अजीब सा चीख रही, चिल्ला रही है, बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तो औरत का पति आते हैं और उसके बाद रेखा के घर में जाते हैं। रेखा घर में जाते हैं, अभी भी रेखा की मुंडी वैसी की वैसी मुड़ी हुई थी और अभी भी वो बड़बड़ाते हुए किसी से बात कर रही थी। वो आदमी जाके बोलते, रेखा तुम्हारी मुंडी टूट जाएगी, क्या कर रही हो तुम, अपने गर्दन को सीधा करो, ऐसा नहीं रखते हैं, क्या हो गया तुमको, और तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। जो रेखा भी बैठी हुई थी ना बेड पे, वो झटके में कूद के बेड पे खड़ी हो जाती है, जैसा कोई हवा की स्पीड में बेड पे कूद के खड़ी हो, उस स्पीड से वो बेड पे खड़ी होती है और आके उस आदमी को ऐसा धक्का मारती है। और उसकी धक्का इतना तेज था उसका धक्का कि सीधा वो आदमी बाहर गिरता है घर के। एक दुबली पतली सी नॉर्मल सी लड़की हट्टे कट्टे इंसान को धक्का मारे और इंसान उड़ के गिरे, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, फिजिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये। और वो जो औरत थी इतनी घबरा जाती है, चिल्लाते हुए बाहर भागती है, और वो आदमी तो ऑलरेडी बाहर गिरा हुआ था। जो लखन जी थे, वो संदीप जी, बाकी सब लोग भाई लोग थे, चारों इकट्ठा होते, उनकी फैमिली इकट्ठे होते हैं। अभी भी रेखा अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है, खुद का सिर भी पटक रही है अजीब सा दीवार वार में, ऐसा कि मतलब पॉजेस इंसान जैसे हरकत करता है ना, वैसा रेखा हरकत कर रही है। अब ये लोग घबरा जाते हैं, जो कज़न जो थे लखन जी के, उनको फ़ोन करते हैं। लखन जी बोलते हैं, अरे क्या है भाई, तुमने किसको रेंट पे रखे हो, पूरे हम लोग सब परेशान हो गए, आजू बाजू वाले जो रहते हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या उसको हो गया है, तुम आओ उसको निकालो घर से, नहीं तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो लखन जी के कज़न थे वो इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, बोलते अरे मैं एड्रेस दे रहा हूँ ना, उनके घर वालों से बात करो, वो लोग आके ले जाएंगे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर से वहाँ पर थोड़ी आ सकता हूँ, अभी इग्नोर करते हैं फुल ऑन। लखन सोचते हैं ये कौन सी बात होती है, उसके घर पे ये रेंट पे रह रही थी और वो ऐसे इग्नोर कर रहा है। जो एड्रेस दिया था लखन के कज़न ने, उस एड्रेस पे किसी को भेजा जाता है और उस लड़की के फैमिली वालों को बुलाया जाता है। तब तक उसको बांध के कैसे भी रखने की कोशिश कर रहे थे। लड़की के फैमिली वाले लोग आते हैं, उसके बाद उस लड़की को वहाँ से ले जाना था, लेकिन लेके कैसे जाए, वो पजेस थी ना पूरी तरह से, उसको उठाने भी जाते थे, धक्का मारते थे, जाके गिर जाता था कोई भी, जोर से, इतने जोर से चीखती थी जैसे इंसान के कान फट जाए। अब ये लोग सोचते हैं किसी ना किसी को बुलाना तो पड़ेगा ही। तो वो लखन जी जो थे बोलते हैं पता तो लगाओ किसी के बारे में। तो जो लड़की के फैमिली वाले थे बोलते हैं कि हमारे पहचान में एक मौलवी जी हैं, हम उनको बुलाते हैं। वो मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जी यहाँ पर आते हैं और मौलवी जी आते से ही बोल देते हैं इसके ऊपर कोई बहुत बड़े जिन का साया है और वो जिन यहाँ पर बुलाने पे आया है, ऐसे ही नहीं आया है। तो बोलते किसने बुलाया, क्या बुलाया। मौलवी बोलते हैं जहाँ तक चांस लग रहे हैं इस लड़की की वजह से ही वो जिन यहाँ पर आया है और वो जिन इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसको तो मारेगा ही, आपके पूरे खानदान को ख़त्म कर देगा। बोलते हैं सब लोग कि आप झाड़ो फूको, कुछ करो, आप आए हो तो, हम लोग ऐसे रिस्क थोड़ी ले सकते हैं, या तो आप इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। बोलते ऐसे उसको लेके नहीं जा सकते। मौलवी जी बोलते हैं कि मैं अपने 1-2 बंदे को लाता हूँ, जाता हूँ और उसके बाद इसके झाड़ फूक चालू होगा। मौलवी जी निकले हैं बंदे को लाने के लिए, बंदों को लाने के लिए निकले हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही उनको देखते हैं, गांव मोहल्ले के लोग देखते हैं उनको कैसे उड़े हवा में और उड़ के गिरे और गिर के वहीं पर खत्म हो गए, जैसा किसी ने मौलवी जी को उठा के पटक दिया हो। और मौलवी जी बोल भी देते कि बहुत खतरनाक जिन है, इसका सामना हर इंसान नहीं कर सकता, शायद मैं भी अच्छे से ना कर पाऊँ,
और उस जिन ने उठा के पटक के मौलवी जी को ख़त्म कर दिया। अब सब लोग परेशान, घर वाले बोलते हैं वो लड़की रेखा घर वालों को, आप ले जाओ, हमको नहीं पता, आप कुछ भी करके ले जाओ, हम अपने घर वालों पे रिस्क नहीं डाल सकते। और उस घर में ना आयुष नाम का एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ था जिसकी उम्र सिर्फ 3 महीने की थी। संदीप जी का लड़का था वो। तो सब लोग बोलते हैं बच्चा है हमारे घर पे, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे घर पे एक 10-12 साल की लड़की भी है, आप एक काम करो अपनी लड़की को लेके जाओ। तो जो लड़की घर वाले लोग थे बुलावा भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, गाँव वालों को, थोड़ा बहुत आते हैं, लड़की को जैसे जैसे पकड़ के लेके जाते हैं उस गाँव में। और लड़की अपने जैसे ही गांव जाती है रेखा, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। वहाँ से खबर आती है कि वो नॉर्मल हो गई है, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी दिक्कत थी वो इस घर में ही दिक्कत थी। घर से निकलते से ही लड़की नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि अब तो ठीक है, हम खुश हो गए, अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएं, कोई भी दिक्कत नहीं, जो भी भूतिया एक्टिविटी हो रही थी वो तो ठीक हो गई। लेकिन क्या होता है, इनके घर पे जो लखन जी की बेटी थी ना, उसकी उम्र 10-12 साल की थी। अचानक से रात के टाइम में सो रही थी, सेम रात की बात जिस दिन रेखा इस घर से गई थी, उस रात में सो रही थी और उसके कमरे से उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसके पास सब लोग जाते हैं तो क्या पाते हैं, वो अपने बेड पे ज़ोर ज़ोर से कूद रही है और बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ में चीख रही है, चिल्ला रही है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है। अब ये समझ जाते हैं कि जो भी आत्मा थी हमारी लड़की के शरीर पे आ गई है। अब हम करें तो करें क्या, पूरी तरह से परेशान सब लोग कि अब किस बाबा को बुलाएं, मौलवी जी मर गए हैं, अब क्या करें, क्या चीज़ें करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो हरकतें थी ना उस लड़की की, 10-12 साल की लड़की की, वो बहुत मैच्योर लड़कियों से हरकत होने लगी। अजीबोगरीब हरकत करती थी, पूरे टाइम मेकअप करती थी, बाल संवारती थी, कभी कभी नॉर्मल रहती थी, कभी चीखने लगती, चिल्लाने लगती थी, खुद का सिर पटक के खून निकाल लेती थी। और वो जो पजस हुई थी ना जब से ये लड़की, उसकी बाद से आसपास के मोहल्ले के लोग भी पूरी तरह से परेशान रहने लगे। कोई भी कहीं पर भी एक बार शाम के 6-7 बजे का टाइम हो गया, उसके बाद कोई खेत वेत में भी जा रहा है अपना काम क्रिया करने के लिए, तो ऐसा लगता था किसी ने उठा के पटक दिया। इनके घर के बाथरूम में कोई जाता था, ऐसा लगता था किसी ने बाथरूम में धक्का मारा और वहीं पर गिर गया। ऐसी ऐसी हरकतें इनके घर में होने लगी, इनके मोहल्ले में होने लगी। अब सब लोग एकदम परेशान। और जो लड़की थी उसकी हरकतें इतनी बिगड़ गई कि वो नॉनवेज मांगने लगी खाने के लिए। और इनके घर में नॉनवेज बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह था, खाना तो दूर की बात। इनके पूरे खानदान में कोई नॉनवेज छूता तक नहीं था। अच्छा। और वो लड़की नॉनवेज मांगने लगी थी। जिसने कभी किसी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाई, सूंघी तक नहीं है, वो नॉनवेज खाने के लिए मांग रही है। दिन भर चिल्लाते हुए बोलती थी मुझे मांस खाना है, मांस खाना है, मुझे ला के दो, मुझे ला के दो। अभी ऐसा थोड़ी ला के दे देंगे ये लोग, नहीं ला के दे रहे थे। वो अजीब सी पोजेस हो गई थी। संदीप जी को ये सब देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बोलते हैं एक दिन कि मैं उसको ठीक करूँगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। मैं जाता हूँ उस कमरे में। उसको एक कमरे में बंद करके रखा करते थे। संदीप जी की वाइफ उनको रोकती है। आयुष छोटा था ना, बोलती है कि हमारा लड़का सिर्फ 3 महीने का है, आपको कुछ हो गया तो मैं और मेरा लड़का किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे हम लोग, आप मत जाओ। लेकिन संदीप जी तो भी जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं। उस कमरे में जाते हैं, जैसे संदीप जी के कमरे में देखती है वो लड़की, ज़ोर से चीखती है और चीखते हुए बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, मुझे मांस खाना है, मैं तुझे ही खा जाऊंगी, चिल्लाते हुए बोलती है वो लड़की। संदीप जी जो थे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। बोलते क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा, मेरे शिव जी मेरे साथ है, क्या कर लेगी तू मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जो लड़की थी ना एकदम अजीब से जो बेड पे लेट कर चिल्ला रही थी, वो ऐसा कूद के इनके ऊपर आती है और इनका गला दबाने की कोशिश करने लगती है। जोर से इनका गला दबा रही है। संदीप जो थे वो अपने हाथ में ना एक माता रानी का लॉकेट पहन के रखे थे। वो लॉकेट से उसके सिर पे यहाँ पे जोर से दबाते हैं और जैसे ही वो जोर से उसके सिर पे दबाते हैं वो गिरती है और छटपटाने लगती है, बहुत ही बुरी तरह छटपटाने लगती है। और जैसे छटपटाती है उसको पकड़ के ये लोग बांध देते हैं। संदीप जी बोलते हैं कि एक बहुत ही सिद्ध पंडित जी हैं, मेरे पहचान के ही हैं, उनको बुलाया जाए, वही सब कुछ ठीक कर पाएंगे। उनको बुलाया जाता है, पंडित जी आते हैं। पंडित जी आते से ही बोल देते हैं कि सब गलती आपकी है। तो ये लोग बोलते क्या गलती हमारी है? तो पंडित जी बोलते हैं इस घर में जो आया है वो बहुत भारी जिन है। इस घर में कोई लड़की रहती थी
जिसने उस जिन को बुलाया है। खुद से बुलाई थी? हाँ, तो बोलते कैसे, खुद से कैसे? बोलते पंडित जी वो कहीं जा रहा था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, उस लड़की ने टोक दिया और टोकने की वजह से चीजें आती है। और वो जिन यहाँ पर आया, और कोई तो यहाँ पर आया था जो छेड़छाड़ किया है, झाड़ फूक किया है। ये लोग बोलते हाँ एक मौलवी जी आए थे, बोलते कि उन्होंने इस जिन को इस घर में बांध दिए, जानबूझ के बांधे या अनजाने में बांधे, कैसे बांधे नहीं पता, लेकिन उस जिन को उस घर में बांध दिए। और उस जिन को उस घर में बांधने की वजह से वो उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर उसको बाहर निकलने का चांस मिलता शायद वो निकल भी जाता। तो यहाँ पर पूजा अनुष्ठान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान करते हैं, शिव जी का सब कुछ जाप करवाते हैं घर में, महामृत्युंजय जाप करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। उसके बाद जाके जो जिन था उस घर से निकलता है, उस घर का पीछा छोड़ता है। 2002 की बात है और आज की बात है। उस रात को, उस दिन को ये लोग कहीं से भी भुला नहीं पाए हैं। अभी तो सब बच्चे बड़े हो गए हैं, जो 10-12 साल की लड़की थी वो भी बड़ी हो गई है, आयुष भी बड़ा हो गया है, उसके बड़े पापा भी अच्छी खासी उम्र उनकी उम्र हो गई है। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में से कोई भी सदस्य उन घटनाओं को आज तक भुला पाया होगा। भले ही सब बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता होगा अच्छा हुआ यार उस सिचुएशन से हम निकल गए, वरना इतने बड़े हो भी पाते या नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? आयुष ने ही लिख के भेजा है, जो कि पूरी स्टोरी उसके बड़े पापा ने उसको बताया है। चलो अच्छा हुआ हमको लिख के जो बता दिया, जिससे बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिल गई कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लेकर आप टोके ना। नहीं मालूम ना जाने कौन सी निगेटिविटी, नकारात्मकता चिपक के आपके साथ आपके घर तक आ जाए और आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाए। खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।